देख रही थी, और क्योंकि आपने कहा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्टॉक्स, नॉर्मली जब भी हाई डिविडेंड यील्ड कंपनियों की बात करते हैं तो सबसे पहले टॉप ऑफ द माइंड आता है कि पीएसयू कंपनियां, चाहे वो ओएनजीसी हो या फिर आपका कोल इंडिया, दीज आर द कंपनीज जहां पर डिविडेंड यील्ड सब लोग जानते हैं 9-10% कुछ केसेस में है। वो स्टॉक्स का स्क्यू कुछ फंड्स में काफी ज्यादा होता है, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया है। तो मुझे अगर पहले बताएं पीएसयूज में कितना एक्सपोजर है, वो कितना हिस्सा रखते हैं आपके इस पर्टिकुलर फंड में? करीबन हमारा पीएसयू एक्सपोजर बिटवीन 18 to 20% होगा अभी, बिटवीन फ्यू स्टॉक्स, सॉरी कुछ स्टॉक्स के अंदर अंतर होंगे। और ये जो स्टॉक्स है वो अलग अलग सेक्टर में है, कोई एक स्टॉक एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा वेट नहीं है, हमने थोड़ा सा स्प्रेड करके रखा हुआ है। अगेन वहां पे भी वो सेम तरीका है कि जहां पे कंपनीज की डिविडेंड ग्रो हो सकती है और अच्छे यील्ड पे आज अवेलेबल है, वैसे कंपनीज को हमने ज्यादा वेट दिए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में जहां तक मैंने आपका पूरा पोर्टफोलियो देखा, उसमें कोल इंडिया है विच हैज नियरली 8.9% तक की यील्ड, फिर आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रखा है जिसमें करीब करीब 2% तक की यील्ड है। इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल में एनटीपीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ओएनजीसी है, और इन सभी दरअसल स्टॉक्स की यील्ड औसतन 5% से ऊपर की है, स्पेशली ओएनजीसी जो करीब 9% के आसपास तक के रिटर्न दे रहा है। लेकिन जब आप इस तरह का स्टॉक लेते हैं, मैं जानती हूँ आप स्टॉक स्पेसिफिक्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए अब ग्लोबल एनवायरनमेंट देखिए जहां पर कच्चे तेल में अब गिरावट फिर से आना शुरू हो गई है, कर्टसी जो डर फैलने लगा है कि चाइना में लॉकडाउन्स फिर आ रहे हैं कोविड के चलते, तो कंजम्पशन वहां पर कम होगी, तो अचानक हमने रिएक्शन देखा था ब्रेंट के भावों में जो फिर से $90 के आसपास आ गया। अब अगर आपकी वेटेज एक पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में ज्यादा है, तो क्या आप कितना टाइम लेंगे उस डिसीजन को चेंज करने के लिए, या फिर इन शॉर्ट टर्म एबरेशंस पर आप ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं? जी, पहला ये होता है कि लॉन्गर टर्म सेक्टर का क्या व्यू है। सो जब भी हमने फ्रेमवर्क रूपरेखा जो बात करी क्वांटिटेटिव बेसिस मॉडल पे, उसके साथ साथ हम बॉटम अप अप्रोच भी लगाते हैं सेक्टर के लिए और स्टॉक्स के लिए, जहां पे हम सेक्टर का आउटलुक 3 साल 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक साल में कैसे उनका डिमांड सप्लाई क्या होगा, उनके फंडामेंटल्स क्या होंगे सेक्टर के, वो अप्लाई करके हम वहां पे सेक्टर पे भी कॉल लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या वेटेज तक जा सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि ऑयल वगैरह है, तो उसमें ऑयल के प्राइस तो नीचे आ रहे हैं, पर आपने देखा होगा कि जैसे गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीने पहले विंडफॉल टैक्स लगा के वहां पे ऑयल की जो रियलाइजेशन थी ऑलरेडी कैप करके रखी हुई है। सो वहां से आज की तारीख में भी जो ऑयल के प्राइस है काफी ऊपर है। सो काफी सेफ्टी है इन दैट सेंस कि जब भी ऑयल नीचे आएगा तो भी अपना रियलाइजेशन इन कंपनियों के लिए तकलीफ नहीं होंगे। एट द सेम टाइम दूसरे सेक्टर जैसे पावर सेक्टर वगैरह है, उनके भी लॉन्गर टर्म 5 साल की जो डिमांड सप्लाई की ओवर सप्लाई वाली साइकिल थी वो अब खत्म होने आ रही है, और ये साल से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी पावर की कुछ जगह पे स्मॉल स्केल पे शॉर्टेज होने शुरू हो गई है। ये ग्लोबल लेवल पे भी थोड़ी सी क्राइसिस है पावर साइड पे, बट इंडिया स्पेसिफिक भी कुछ ग्रीन शूट्स हमको दिख रहे हैं जो हमको बता रहे हैं कि मीडियम टर्म में डिमांड सप्लाई काफी बैलेंस होगा और ये सेक्टर के प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने का स्कोप है। सो वहां से अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है तो आपके डिविडेंड्स भी ये सेक्टर में इंप्रूव होंगे, एंड इसीलिए हम ये सेक्टर पे भी काफी पॉजिटिव। ओके, तो ये बात ऑयल और पावर की हुई, लेकिन आपका थोड़ा सा एक्सपोजर टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा नहीं अच्छा खासा है। इन्फोसिस, आपका HCL टेक महिंद्रा, और मेरे ख्याल में 2-3 मिड कैप कंपनियां हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है कि अमेरिका की मंदी जब आएगी तो ज्यादा इन कंपनियों पर इम्पैक्ट नहीं आने वाला? हालांकि हमने लेटली सुना है ज्यादातर कंपनियों में संकोच था कि मार्जिन पर कितना प्रेशर आएगा, इसलिए वो पूरे वेरिएबल पे का हमने झमेला देखा था। इधर अप्रोच आपकी क्या है और कन्विक्शन क्या कह रहा है आपको?
हमारी अप्रोच वैल्यूएशंस को और डिविडेंड यील्ड्स को लेके है। इन कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर बात करें सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स की, तो जो पिछले 5 साल पहले और आज एक बड़ा चेंज है वो है उनके डिविडेंड पे आउट रेशियोज। उनके डिविडेंड पे आउट रेशियो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिए गए हैं। इन कंपनीज ने कहा है कि हमारे लॉन्गर टर्म में 3 साल के गाइडेंस दिए हुए हैं कि कैसे वो अपना जो भी प्रॉफिट बनाएंगे उसमें से कितना पे आउट करेंगे। वो पे आउट रेशियो को ध्यान में रखते हुए और उनका आज वैल्यूएशन देखें तो वो वैल्यूएशन और उनकी जो नियर टर्म इश्यूज है उनको तीनों को कंसीडर करें तो काफी हद तक जो नियर टर्म इश्यूज है वो प्राइस्ड इन है। अगर अब रिसेशन आएगा कि नहीं वो एक डिफिकल्ट कॉल है लेना, बट अगर रिसेशन आएगा तो भी एज ऑफ नाउ जो हम देख रहे हैं वो ऐसे बात है कि वो कोई बहुत लंबी रिसेशन की बात नहीं हो रही है, बहुत शॉर्ट टर्म स्लो डाउन या फिर रिसेशन की बात हो रही है। सो उस दरमियान इंडियन आईटी कंपनीज जो हाई कैश जनरेटिंग कंपनीज है उनको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अर्निंग्स में जो ग्रोथ वगैरह के जो फ्रॉड थे जो पिछले साल देखे गए थे वो काफी कम हो चुका है। स्टॉक्स में भी काफी गिरावट आई है जहां से इनका वैल्यूएशन ठीक लग रहा है। इसके लिए हम ये सेक्टर पे आज काफी इंक्रीज्ड पोजीशन लेके रखे हुए हैं। ओके मितुल, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हैं जो डिविडेंड ट्रैप से जुड़ा हुआ है और खासतौर से टैक्सेशन से भी जुड़ा हुआ है, उस पर होगा फोकस ब्रेक के बाद।